अरे जल्दी एक सेकंड रुक जा। सैनी समाज के 5 आदमी वहाँ पे बुलाओ ना। मैं आवाज लगाता हूँ। हाँ। सैनी समाज के हमारे 24 के प्रधान बैठे हैं। प्रधान प्रहलाद सैनी, नारायण सिंह सैनी, मानक चंद सैनी, राजेंद्र सिंह सैनी, वीर सिंह जी, चंदन जी, रामकिशन जी, ये आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान करें तुरंत गुलदस्ते से। मैं अगली कड़ी में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी के स्वागत, हमारे संजय सरपंच जी, जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विनोद शर्मा जी, रमेश चंद कोहली जी, प्रकाश चंद गोयल और राजेश हसनपुर जी वो मंच पर आए और हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का पगड़ी बांध करके स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने होडल से लोकप्रिय विधायक जगदीश नायर जी से, वो जगदीश नायर जी आए और अपने विचार रखें। हमारे होडल से लोकप्रिय विधायक जगदीश नायर जी। आदरणीय हमारे दिलों की धड़कन, किसान और मजदूर के बेटे और किसानों की आवाज बनके आज हमारे बीच में आए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी साहब, आदरणीय उनके साथ हमारे लोकप्रिय सांसद, भावी सांसद, आज के कैबिनेट मंत्री भारत सरकार आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष कर्मठ भाई चरण सिंह तेवतिया जी और हमारे बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय हमारी हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय हमारे पलवल के विधायक भाई दीपक बंगला जी, आदरणीय हमारे हतीन के विधायक भाई प्रवीण डागर जी, आदरणीय भाई जरावता जी, विधायक पटौदी, आदरणीय सभी पूर्व विधायकगण मंच पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे आदरणीय हमारे गौड़ साहब अजय गौड़ जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित निष्ठावान कार्यकर्ता साथी, गांवों से आए हुए सभी पंच सरपंच, हमारी माताएं बहनें और मेरे पूजा के योग आदरणीय मेरी यहाँ बैठी होडल विधानसभा की समस्त सरदारी, नौजवान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कीमती समय है और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपने कीमती समय में से होडल विधानसभा क्षेत्र के किसान, मजदूर, गरीब के स्वागत को स्वीकार करने के लिए आज समय दिया। भाइयों, आज हम सबका धर्म बनता है, भगवान के बाद राजा का दूसरा स्थान होता है। हमारे प्रदेश में आज हमारे प्रदेश के राजा पधारे हैं औरंगाबाद गांव में, औरंगाबाद की धरती पर। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा, गर्मजोशी के साथ नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी साहब जिंदाबाद, आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब जिंदाबाद, समस्त भाजपा पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं वो कांग्रेस के जमाने की दो बात आपके बीच में करना चाहूंगा और फिर अपना सतान लूंगा। आपने आज से पहले 2000 पहले से ये कांग्रेस का नक्शा देखा था, पलवल शहर का नक्शा देख लीजिए। 1 घंटे हम जाम में फंसे रहते थे। आदरणीय चौधरी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी,
आदरणीय उनके आदरणीय बनाए हुए और आदरणीय पब्लिक की आवाज, गरीब मजदूरों की आवाज आदरणीय श्रीमान नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने पलवल को एलिवेटेड पुल देके रात को दिल्ली जैसा नजारा आपके सामने करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। आज यही नहीं, आपका हसनपुर का पुल देखिए, 210 करोड़ की लागत से आपका हसनपुर यमुना नदी का पुल बनने जा रहा है। चौधरी कृष्णपाल जी की मेहनत से, माननीय आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से, आप होडल का अस्पताल देखिए, पलवल का अस्पताल देखिए, होडल का कॉलेज देखिए, दोबारा तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको बना कर दिया। कांग्रेस की सरकार में ये बिल्डिंगें जर्जर हो गई थी, टूट गई थी, लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि कुछ विकास भी होगा। आज नया विकास हो रहा है। केजेपी के एमपी देखिए, आज आपके मित्रोल में बैठे हैं, 38 करोड़ की लागत से माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जनसंवाद में आए थे, आपने उनके सामने दुखड़ा रोया था कि हमें पुल चाहिए। आज माननीय चौधरी कृष्णपाल जी ने उस पुल को और माननीय चौधरी नायब सिंह सैनी साहब ने, मुख्यमंत्री हरियाणा ने उस पुल को मंजूरी दे दी है। वो पुल बनने जा रहा है। आज 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये क्या कारण है? ये भाजपा सरकार का विकास है। आप याद करिए कश्मीर के लोगों का किस तरीके से उनके साथ अत्याचार होता था। धारा 370 को हटा के आदरणीय सैनी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेताओं की सोच ने धारा 370 को हटा के आज वहां कत्लेआम बंद कर दिया। नरसंहार होता था, लोग कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी। ये बहुत अजूबा किया है। आज राम जन्मभूमि को देखिए, अयोध्या के अंदर जाके आज हमारी सनातन धर्म की नाक को ऊंचा करने का काम किसी ने किया है? आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की सरकार ने किया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा, विकास तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपने यहाँ बहुत किया है। मैं बोलना चालू कर दूंगा तो 3 घंटे से पहले मेरे से लिस्ट नहीं पड़ी जाएगी। सारी सड़कें आपने बना दी, सारी बिल्डिंगें, भवन आपने बनाए, गांवों में खूब विकास हो रहा है, जोड़ों का विकास आपने किया, 18 फुट सड़कें आपने बना के दी। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि यहाँ अभी ओलावृष्टि हुई है किसान के खेत में, 2-3 गांवों में ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। यहाँ का लोकल विधायक होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करें। और मेडिकल कॉलेज भी आपको 1000 करोड़ का देके आपके जिले का मान सम्मान किया है। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी को 10 लाख पार वोटों से जिताने का काम करें ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कद भारत सरकार में ऊंचा बढ़े और माननीय नरेंद्र मोदी साहब टेलीफोन करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे कि हमारी फरीदाबाद सीट देश में सबसे नंबर 1 वोटों से जीती है। मैं उम्मीद करूंगा कि कमल के सामने वाले निशान के सामने बटन दबा के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कद बढ़ाने के लिए कमल का बटन दबाएं और माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब के सपनों को और भारी बहुमत के साथ 10 लाख का नारा जो हमारे क्षेत्र ने दिया है उसे जिताकर भेजने का काम करें। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप पहली बार इस कटाई के सीजन में, गर्मी के सीजन में हमारे यहाँ पधारे, हम आपका कोटि कोटि वंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। अब मैं अनुरोध करता हूं कि अपने बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी का कि वो मंच पर आएं और होडल की इस जनता को संबोधित करें। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी। आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, एक गरीब परिवार से, एक कमेरे परिवार से, माली परिवार से, जन जन की आवाज पूरे हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे आदरणीय
लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय आपके प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे यहाँ के स्थानीय संयोजक विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय जगदीश नायर जी, आदरणीय पलवल से विधायक भाई दीपक मंगला, हतीन से विधायक मेरे छोटे भाई परवीन डागर जी, पटौती से विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी, मेरे छोटे भाई अजय गौड़, मुख्यमंत्री के सलाहकार सुरेंद्र पूनिया जी, JR शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई चरण सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री सुभाष कटियाल, पूर्व विधायक रामरतन जी, भाई गौरव गौतम जी, भाई वीरपाल दीक्षित महामंत्री, सतीश बैसराती और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, पत्रकार छायाकार बंधु, इस ब्रिज की तमाम मेरे गुजर माता पिता नौजवान साथीगण, पत्रकार छायाकार बंधु, मैं तो एक बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आज पूरे देश में जो आंधी है, तूफान है, लोगों ने कहा है 4 तारीख का दिन होगा, 400 पार का जश्न मनेगा। उस दिन होली की तरह दिवाली पूरे देश में मनेगी। भाई हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, काम तो जगदीश नायर ने बहुत गिनाए, मैं काम गिनाऊंगा कृष्णपाल गुर्जर जी के। कोई व्यक्तिगत अपनी बात रखता हो, उसका कोई तोड़ नहीं, व्यक्तिगत आदमी की हो सकती है, पर जितना कृष्णपाल ने काम कराया आज तक के इतिहास में कोई सांसद उसके 5% भी काम नहीं कराया। मैं इसका धन्यवाद करता हूं, मैं बधाई देता हूं कृष्णपाल जी को। और फरीदाबाद में यह हालत है, कांग्रेस का मित्र कोई टिकट लेने वाला नहीं, 10 लाख से गिनती, 10 लाख से जीत, लोगों में नारा है कृष्णपाल अब क्या 10 लाख पार। 17 लाख मतदाता फरीदाबाद के तय कर लिया है, 80% वोट कमल को और मोदी को देने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है, मैदान साफ है। ऐसी आंधी हमने कभी अपने जीवन में, मुझे 37 वर्ष राजनीति करते हुए कितने चुनाव लड़ा, कितने चुनाव छोड़े, ऐसी आंधी हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। फरीदाबाद का बच्चा बच्चा, गली गली में बच्चा बच्चा कह रहा है अब की बार कृष्णपाल 10 लाख पार। और लोग कहे कांग्रेस के मित्र तो है नहीं, मैदान छोड़ गए, उसकी गिनती 10 लाख हार से होगी, 10 लाख तो जीतेगा ही, वाकई बात चलेगी। तो मैं अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का पहली बार आने पर मैं अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं। और भाई कृष्णपाल गुर्जर जी को एक ऐतिहासिक जीत की, देख लेना 4 तारीख को 12 बजे, ऐतिहासिक देश की बड़ी जीत, पहले 3 में था, अब के पहली जीत देश की होने वाली है। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबके बीच में, हम सबके सुख दुख के साथी और फरीदाबाद लोकसभा के विकास पुरुष चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से अनुरोध करूंगा, और मैं एक बार सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि 2 नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सबको कमल का फूल दिया वहाँ तो उठाएंगे, स्वागत करेंगे, है तो बोलना पड़ेगा, सबके हाथ में है कमल का फूल। ठीक, मैं कराऊंगा, जाओ जरा मेरे साथ सबसे पहले मिलकर नारा लगाइए, दादी आशा माई की, दादी आशा माई की जय। आज की इस होडल विधानसभा की इस विशाल रैली में जब कटाई जोरों पे चल रही हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, तब इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आप लोग आए हैं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज इस विशाल जनसभा में हमारे बीच पधारे
हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे आए हुए पटौदी से विधायक भाई सत्य प्रकाश जरावता जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, इस लोकसभा के प्रभारी भाई जीएल शर्मा जी, हमारे होडल के लोकप्रिय विधायक भाई जगदीश नायर जी, हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक भाई दीपक मंगला जी, हमारे हथीन के लोकप्रिय विधायक भाई परवीन डागर जी, हमारे बड़े भाई पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सुभाष कतियाल जी, हमारे पलवल के पूर्व में विधायक रहे आदरणीय सुभाष चौधरी जी, हमारे हथीन के पूर्व विधायक रहे आदरणीय केर सिंह रावत जी, हमारे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार 2 बार फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष रहे भाई अजय गौड़ जी, हमारे पलवल के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, महामंत्री वीरपाल दीक्षित जी, हमारे पूर्व विधायक होडल के आदरणीय रामरतन जी, भाई हरेंद्र रामरतन जी, जिला परिषद के चेयरमैन के प्रति भाई मनोज रावत जी, और भाई युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी भाई गौरव गौतम जी, और मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका से निवेदन करूंगा, कमल का फूल उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिनके हाथों में कमल का फूल है, जरा ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का कमल के फूल से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आज हमारे पलवल जिले की होडल विधानसभा में पधारे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं रोज आपके बीच में बोलता हूं, लेकिन 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2014 से पहले का भारत और हरियाणा और 2014 के बाद का भारत और हरियाणा, आप उसके सबके साक्षी हैं। पहले 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, और आज मोदी के और आपके भारत में आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है भारत की बात को। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने एक मजबूत और ईमानदार आदमी के हाथों में देश की खजाने की चाबी सौंपी। मित्रों, बातें बहुत हैं, लेकिन मेरे सामने आज होडल विधानसभा के किसान माताएं बहनें बैठी हैं। मैं इसलिए वहीं से शुरू करता हूं। जो आज किसानों की बात करते हैं, ना उन्होंने किसानों की जमीन का पैसा दिया, फसल बर्बाद हुई तो ना उसका पैसा किया, ना एमएसपी बढ़ाई, और जितनी एमएसपी पर खरीद बीजेपी की सरकार ने की, कभी नहीं की। मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जरा याद करो, हमसे पहले किसानों की जमीन यहां भी केजीपी के लिए, सचिवालय के लिए एक बार हुई, और फरीदाबाद में तो पूरे हरियाणा में तो सेक्शन 4, 6, 9 लगाते थे। किसान देखता रहता था, करोड़ों की जमीन को लाखों में लूट के ले जाते थे। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ईमानदारी से बताओ, इस 10 साल की बीजेपी की मनोहर और नायब सैनी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, किसी किसान की मर्जी के बगैर अगर 1 इंच जमीन भी सरकार ने एक बार की हो तो हम दोषी हैं। हमने नियम बना दिया, जब कार बनाने वाला, स्कूटर, मोटरसाइकिल बनाने वाला, फ्रिज, टीवी बनाने वाला अपनी चीजों की कीमतें रखता है और हमारी मर्जी होती है तो हमको लेनी पड़ती है, उसी कीमत पर लेनी पड़ती है, तो
तो हमारी सरकार ने ये नियम बना दिया, अब किसान की मर्जी के बगैर हम 1 इंच जमीन भी एक बार नहीं करेंगे धक्के से। किसान से बातचीत करेंगे, वो अपनी कीमत बताएगा, सौदा पटेगा तो लेंगे, लेकिन किसान की जमीन को एक बार नहीं करेंगे, किसान के पास छोड़ देंगे। इन्होंने केजीपी के लिए 16 लाख में लूट ली, बहुत लड़े। आपको याद होगा, आपके पलवल के रेस्ट हाउस के सामने 1 साल तक 24 गांवों के किसान, फरीदाबाद और पलवल के दोनों के किसान धरने पे बैठे रहे। इन्हीं की सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थे, यही प्रधानमंत्री थे, यही एमएलए थे और यही मंत्री थे। किसी ने नहीं सुनी, किसान चीखता रहा। 24 लाख बड़ी मुश्किल से किए, 1 साल धरने पे बैठे रहे। इन्होंने किसान की आवाज को नहीं सुना और 1 साल बाद तो जबरदस्ती उनका टेंट उखाड़ दिया, पुलिस से पिटवाया, भगा दिया। और मैंने उस समय भी कहा था हरियाणा की विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी, किसानों के साथ ये मत करो। हमारे हरियाणा का फरीदाबाद का किसान बहुत बोला बाला है, बहुत सीधा है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने पर आता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। नहीं सुनी और उनका क्या हाल हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने भी जमीन ली, किसके लिए ली? हमने दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे के लिए जमीन ली। ये बैठे हैं, हतीन के एमएलए परवीन डागर जी बैठे हैं। आपकी यारी होगी, रिश्तेदारी होगी, पूछना। हमने कहा भाई हाईवे निकालना है, जमीन चाहिए, बताइए क्या कीमत है आपके इस क्षेत्र में? वो बोले 50 लाख एकड़ है, लेकिन हमको 1 करोड़ चाहिए। हमने 1 करोड़ रुपया एकड़ से ली, किसी किसान ने आवाज तो नहीं उठाई। 1 करोड़ से ऊपर। ऐसे ही अभी हमने इस दिल्ली बड़ौदा से 65 सेक्टर से दयालपुर से जेवर के लिए दूसरा हाईवे निकाला है। मेरी दोनों बात देख लेना, जमीन भी आ रही है और कितने हाईवे दिए हैं जरा वो भी समझ लेना। और इन्होंने कितने हाईवे दिए फरीदाबाद पलवल को। हमने बोला भाई जमीन चाहिए, फरीदाबाद के विकास के लिए जेवर से जोड़ना है, ताज और केजीपी से जोड़ना है। उन्होंने कहा दे देंगे। मैं क्या रेट चल रहा है? उन्होंने कहा 1 करोड़ चल रहा है, 2.5 करोड़ में देंगे। पूछ लेना दयालपुर गांव के लोगों को, हमने 2.5 करोड़ रुपया उनको एकड़ दिया, किसी ने आवाज तो नहीं उठाई। किसी का हमने दिल को नहीं दुखाया किसानों का। ऐसे ही हमने मझावली के लिए हमने जमीन एक्वायर की थी, गांव का बाईपास निकालने के लिए। उन्होंने कहा हमारा 60 लाख का रेट है, हमको 1 करोड़ 20 लाख चाहिए। हमने दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसलिए हमने ना किसान की मर्जी के बगैर जमीन ली, और किसान की फसल खराब हुई तो उसको भरपूर मुआवजा दिया, खराबे से ज्यादा मुआवजा दिया। अकेले पलवल में 200 करोड़ दिया। इन्होंने 10 साल में जितना दिया उससे 10 गुना किसानों की फसल का खराबे का मुआवजा हमने दिया। और ये 24 गांव के लोग को सरकार बदली, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मुझको सांसद बनाया। उन सब गांवों के लोगों को मैं दिल्ली लेके गया। मैंने कहा जी किसानों की जमीन लूट ली कांग्रेस की सरकार ने, कोई सुन नहीं रहा इनकी कीमत बढ़ाइए। मित्रों पूछ लेना 24 गांवों के लोगों ने, हमने उनका 30 लाख से मुआवजा कराकर 72 लाख से 3 करोड़ तक का मुआवजा करवाया और उनको दिलवाया। उनके बोए हुए बीज भी हमने काटे। मित्रों आज वो किसानों की बात करते हैं और कहते हैं पेंशन हम आएंगे तो पेंशन बढ़ाएंगे, 6,000 करेंगे। जरा पूछना उनसे, 10 साल तुम्हारी 2005 से लेके 14 तक की रही, तुमने कितनी पेंशन बढ़ाई? चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, और जब ओम प्रकाश चौटाला जी 2005 में मुख्यमंत्री से लोगों ने हटाया तब 300 रुपए मिलती थी।
और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमारी 2014 में सरकार आई। ईमानदारी से बताओ कितने मिलते थे? 1000 मिलते थे ना? जब हमारी सरकार, जब बताओ ना हाथ खड़ा करके, 1000 ही मिलते थे ना? और हमारी सरकार ने 1000 से कितना कर दिया? 3000। इन्होंने 10 साल में 700 रुपए बढ़ाए और हमारी सरकार ने 10 साल में 2000 रुपए बढ़ाए। अब इनको बुढ़े याद आते हैं, अब इनको किसान कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। अरे अब तो सब कुछ दोगे, लेकिन बनने के बाद ठेंगा दिखा दोगे जैसा पहला दिखाया। ये मदारी है, जैसे मदारी खेल दिखाता है और खेल दिखाने के बाद लोगों से पैसे ले लेता है और क्या कहता है लास्ट में? खेल खत्म और पैसा हजम। मैं बिजली की बात करना चाहता हूं। इस हरियाणा में 6500 गांव हैं, 66 में हरियाणा बना, सिर्फ 650 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी। आज इन 10 सालों में आज हमने 5700 गांवों में 24 घंटे बिजली करी है और पलवल को भी हम 70% हो गया। बाकी अगले अक्टूबर नवंबर तक पूरे गांवों में मैं कह के जा रहा हूं 24 घंटे बिजली होगी, तमाम हरियाणा के गांवों में 24 घंटे। और 2 हाईवे नहीं, मिडकोला के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहां केएमपी भी निकल गया, हमारे यहां ये दिल्ली बड़ौदा निकल गया, हमारे 50 गांव हैं, हमको उतार चढ़ाव नहीं दिया। कांग्रेस के लोग दे सकते थे, 10 साल उनकी सरकार रही, लेकिन नहीं सुनी किसी की भी। किसानों ने धरना दिया, मैं उनके बीच में गया और आज वहां पर मिडकोला में उतार चढ़ाव मंजूर हो गया है। 50 लाख की जमीन अब 2 करोड़ में भी नहीं दे रहे किसान, पूछ लेना जाके। यमुना पे पुल की बात हो, पलवल को एलिवेटेड हो, एक तीसरा हाईवे फरीदाबाद से नोएडा गाजियाबाद के लिए हमने एफएनजी मंजूर करा दिया। मंझावली से यूपी को जोड़ दिया और आपके हसनपुर से यूपी को जोड़ दिया। ऐसे में अगर काम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। फरीदाबाद से लेके भुलवाना तक दर्जनों रेलवे फाटक हैं और मैं आज यहां कह रहा हूं, सिर्फ मंजूर नहीं कराए हैं, उनका काम भी अलॉट करा दिया है। अगले 1 साल में मेरे लोकसभा में आपको एक भी फाटक दिखाई नहीं देगा। सब पे हमने 350 करोड़ के रेलवे और मंजूर करा दिए हैं। और आपके यहां औरंगाबाद से दीघोड़ जाते हो, वो भी हो गया, तमाम हो गए। कॉलेजों की बिल्डिंग देखो, हर विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज, और हथील में तो 2 कर दिए हमने, मिडकोला में तो बना दिया और अब हमने मानपुर में मंजूर कर दिया, बहनों के लिए दूसरा कॉलेज भी बना रहे हैं। पुराने कॉलेजों की होटल की देखो बिल्डिंग, हॉस्पिटल देखो। मैं आज काम नहीं, मैं ये कहने आया हूं, इसीलिए नौकरियों की बात, मुख्यमंत्री जी 10 मिनट ले लूं, मैं जरा समझा दूं, 5 मिनट मैं असल में फिर समझाऊंगा। ये कहते हैं हमने 1 लाख नौकरी दी, लेकिन कैसे दी? अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जिसके पास सिफारिश थी कृष्णपाल जैसे लोगों की, यहां बैठे विधायकों जैसे लोगों की, अगर सिफारिश नहीं तो पैसा था, उसको नौकरी मिलती थी। मैं नहीं कहता कि नहीं दी, 1 लाख नौजवानों को दी, लेकिन जो काबिल बच्चे थे, जिनके पास करने के लिए सिफारिश नहीं थी और देने के लिए पैसा नहीं था, उनको क्यों नौकरी नहीं मिली? और उसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति रुझान कम हो गया कि हमारे पास तो ना सिफारिश है, ना रिश्वत के लिए पैसा है, तो पढ़ने का फायदा क्या, हमको नौकरी तो मिलेगी नहीं। लेकिन आदरणीय मनोहर जी की सरकार आई, उन्होंने फैसला कर दिया कि अब सिफारिश और रिश्वत पर नहीं, काबिलियत पर नौकरी मिलेगी। और उसके बाद हमने अब तक 1,10,000 सरकारी नौकरी नौजवानों को दे दी है और अगले 4 महीने में नायब सैनी जी 50,000 नौकरी और निकाल दी हैं।
उनको भी देने वाले हैं डबल नौकरी, लेकिन काबिलियत के आधार पर। और उसका परिणाम क्या निकला? जिन बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति रुझान कम हो गया था, अब उनके मन में फिर ये बैठ गया कि अब सिफारिश और पैसे से नहीं, पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, चाहे वो गरीब का बेटा हो, रेहड़ी वाले का बेटा हो। अब बहुत बातें मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? बताइए, बन सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी बताओ जिसमें साइकिल पर गांव गांव कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल जैसा मुख्यमंत्री बन सकता हो? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जिसमें माली का बेटा सब्जी बेचने वाला नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है? दूसरे दलों में कौन बनेंगे? इंदिरा जी जाएंगी तो राजीव जी बनेंगे, राजीव जी जाएंगे तो सोनिया, राहुल, मुलायम जाएंगे तो अखिलेश बनेंगे, लालू जाएंगे तो तेजस्वी बनेंगे, करुणानिधि जाएंगे तो स्टालिन बनेंगे, प्रकाश सिंह बादल जाएंगे तो सुखबीर सिंह बादल बनेंगे, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। बताइए, ऐसे कितने उदाहरण हैं? और एक लगा हुआ है बनाने के लिए, बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य में। परिवार से अलावा ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है। वो परिवारों तक सिमट के रह गए और फिर कहते हैं मोदी के तो परिवार नहीं है। कहते हैं ना, अरे मोदी के परिवार नहीं है, तुम्हारे परिवार था, तुम सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, तुम चारा भी परिवार के लिए खा गए, तुम घोटाला भी परिवार के लिए कर गए, लेकिन तुम्हारा तो बहुत छोटा परिवार है। अरे मोदी का तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है मित्रों इस देश में, जो रात दिन उसके लिए काम करता है। कहां मुकाबला करेंगे मोदी का? कभी उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको चौकीदार कहते हैं, कभी उसको बगैर परिवार का कहते हैं। अरे उसने तो देश को परिवार माना है। इसलिए मित्रों, बात बहुत है लेकिन समय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दशकों के बाद देश को एक ईमानदार और मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, जिसका डंका पूरी दुनिया मान रही है। आज अमेरिका, रूस ये कहते हैं आज वो भारत नहीं है, आज वो भारत है जिसे ना कोई दबा सकता है, ना कोई झुका सकता है। ये भारत मोदी ने बनाया है और आपके आशीर्वाद से बनाया है। मित्रों, अंतिम बात कहना चाहता हूं, बात तो फिर आऊंगा, अभी तो 1.5 महीने है चुनाव में। ईमानदारी से बताओ, जो हमारे सामने है उस गाड़ी का तो कोई ड्राइवर ही नहीं है कोई ड्राइवर? बगैर ड्राइवर के गाड़ी है तो बैठने वाला बचेगा या मरेगा? बताइए आप। ड्राइवर ही नहीं है। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, नरेंद्र मोदी, जिसमें बैठकर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और दुनिया के देशों से, खतरों से एक एक को बचा कर लाने वाला। रूस यूक्रेन का युद्ध हो, खाड़ी का युद्ध हो, सूडान का युद्ध हो, तो ऐसी सुरक्षा का भाव देने वाला। इनसे पूछो कि इधर मोदी प्रधानमंत्री के लिए है, तुम बताओ देश की जनता को कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि नहीं बताएंगे। कर दिया नहीं है इनके पास। आप भी कपड़ा लेने जाते हो बजाज के पास, वो आपको 10 तरह के कपड़े दिखाता है, आपको जो पसंद आता है लेता है। यहां कोई है आपको मोदी के खिलाफ? बताएं ये होगा, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि कोई है नहीं। और गलती से किसी का नाम ले दिया तो पहले दिन ही भट्टा बैठ जाएगा, डूब जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहे। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं, इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। इसलिए आज ये चुनाव ना कृष्ण पाल के लिए है, ना सैनी साहब के लिए है,
ना हमारे नेताओं के लिए, ना मोदी जी के लिए। ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है कि हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। वैसा ही भारत 10 साल पहले जो घोटाले होते थे, लूट होती थी, मंत्री जेल जाते थे, क्या हम उस दौर में लौटना चाहते हैं या हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं? आज से सैकड़ों साल, मैं खत्म कर रहा हूं, आज से सैकड़ों साल पहले एक नरेंद्र हुए थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। और सैकड़ों वर्ष के बाद देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उनके सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, जिन्होंने आपके लिए 500 साल के बाद राम मंदिर बनवा दिया, जिन्होंने कश्मीर से 370 हटा दी। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से 2014 में मुझे भारत की 7वीं सबसे बड़ी जीत मिली। 2019 में आपने मुझे भारत की 3री सबसे बड़ी जीत दी। और इस बार मेरा दिल कहता है, मेरे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी इस मोदी के सिपाही को इस बार पहले नंबर की जीत देने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुबह से जिनका इंतजार था वो आपके बीच में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज पलवल जिले की सौभाग्य की बात है, जो जन जन के प्रिय नेता, जनता के मुख्यमंत्री, धरतीपुत्र, माननीय, बहुत परम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी आप सबके बीच में हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का होडल से विशेष लगाव रहा है कि जब भी पहले विधायक थे, एमपी थे, उनका यहाँ पलवल विधानसभा में, होडल विधानसभा में आना रहता था। आज मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार पूरी लोकसभा के अंदर विधानसभा में जो होडल में रैली हो रही है, तो होडल में उनका आगमन हुआ है। तो मैं सभी सरदारी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि नारों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नारे के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए, तो नारे लगाए सभी साथी। श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपना संबोधन। भारत माता की जय। होडल की आवाज नहीं है ये, आपकी आवाज दिल्ली भी जाएगी और आपकी आवाज चंडीगढ़ भी जाएगी। दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा माई की जय। आशा माई की जय। हमारे बीच में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के होडल की सरदारी में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी आए हैं। दोनों हाथों से जोरदार ताड़ियां बजा करके आदरणीय कृष्णपाल जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी,
और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम, सुबह 10 बजे के आप लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति अपना स्थान नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जगदीश नैयर जी, हमारे हथीन के विधायक परवीन डागर जी, हमारे पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, अजय गौड़ जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, और हमारे पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी, गौरव गौतम जी, पूर्व विधायक केहर सिंह जी, सुभाष कतियाल जी, सुभाष चौधरी जी, राम रतन जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन मनोज रावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सरोज जी, जिला के महामंत्री वीरपाल दीक्षित जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के तमाम नेतागण और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, सभी पिता समान बुजुर्ग, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इधर हमारे मंच के ऊपर पार्टी के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, उनको भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज पार्टी का स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल है, पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के स्थापना दिवस की ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से ज्यादा लाइव मेंबर हैं। भाइयों, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, तब हमारे मात्र 2 सांसद आए थे। आज 2019 में इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़ा करके सांसद देने का काम किया और 2019 के अंदर 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने दिए हैं। भाइयों, आज ये पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर एक संकल्प हम सब ने लेना है, और ये संकल्प है जो देश ले रहा है, जो देश बोल रहा है कि अब की बार ये देश बोल रहा है। देश तो बोल ही रहा है, परंतु कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहा है कि अब की बार, ये बात वो लोग भी बोल रहे हैं। 400 पार सीटें 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दोपहर के 2 बजे ये देश 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। आज देश के अंदर एक बड़ा जोश उत्साह है। मैं देख रहा हूं इन 10 वर्षों में
नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज कांग्रेस के लोग भाइयों गारंटी दे रहे हैं और ये बात बोलते हैं कि हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। अरे जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है, अगर 55 साल शासन करने के बाद वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों देश इस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये देश विश्वास कर रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी मंच के ऊपर हमारे पूर्व सैनिकों ने मेरा यहाँ पर आकर के स्वागत किया है। मैं प्रणाम करता हूँ भाइयों नरेंद्र मोदी जी को, उनकी नीति को, उनके कार्य को। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, और भाइयों आकर के नरेंद्र मोदी जी ने वो 1 रैंक 1 पेंशन अपने पूर्व सैनिकों को देने का काम किया है। भाइयों, आज ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, आज कल ही मैनिफेस्टो निकाला, मैनिफेस्टो के अंदर बोल रहे थे कि हम न्याय करेंगे। अरे कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है न्याय करना। हमें याद है, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है। अरे आप लोग वोट लेकर के लोगों को 3-3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर देते थे। भाइयों, ये न्याय नहीं, अन्याय है, ये पूरा का पूरा देश जानता है। आज वो न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय की बात नरेंद्र मोदी ने की है। अरे उसने उस लाइन को गैस की सिलेंडर की खत्म किया, उस माता बहन के घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर देखने को भी नहीं मिलता था। यह चिंता अगर किसी ने की माता बहन की कि धुएं के कारण उसकी आंखें खराब ना हो, वो भी घर में अच्छे से खाना बना करके परिवार को दे सके, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाना की काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, अन्याय है। कांग्रेस के समय में अन्याय होता था, कांग्रेस के समय के अंदर ये अन्याय भी होता था। भाइयों, अगर हमारा कोई भाई बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता था तो भाइयों उसकी डेड बॉडी भी गांव में नहीं आती थी। ये देश के साथ अन्याय था। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के ये कानून बनाया कि अगर कोई हमारा बेटा बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए शहीद होगा तो सह सम्मान उसकी डेड बॉडी गांव के अंदर लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और उसके साथ परिवार को 20 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया ग्रांट देने का काम किया। और भाइयों, मुझे खुशी है, उस ग्रांट को भी नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख रुपया किया और अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार ने ही किया है। भाई, हमें इस बात को समझना है। ये लोग न्याय की बात कर रहे हैं, देश के साथ इन लोगों ने न्याय नहीं किया है। ये लोग देश के साथ अन्याय करते रहे हैं। अरे हमारी माता बहन इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ बैठी हैं, मुझे मालूम है, मैंने देखा, आप सब ने भी देखा है कि एक पीने का पानी अगर घर में लेकर के आना पड़ता था 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी से
सर के ऊपर मटका रख करके वो पानी पीने का लेकर के घर में आती थी, परंतु जो न्याय अगर किसी ने किया वो न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उनको राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, कांग्रेस ने न्याय किया है। वो न्याय किया है कि हमारी माताओं को, बहनों को सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। यह अन्याय यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था, परंतु नरेंद्र मोदी ने न्याय देने का काम किया है। देश के अंदर 11 साढ़े 11 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को, माताओं को इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पता नहीं लगता किस बात से, पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले, अब मैनिफेस्टो भी निकाला, मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय भी आपकी डिक्शनरी में नहीं है। अरे कांग्रेस के नेताओं को आज मैं यहाँ होडल की सरदारी के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच में जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं और वो बात बोलते हैं न्याय की। भाइयों, ये न्याय नहीं, आपने तो लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। न्याय तो ये होता है, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपके समय में अभी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बात किया है। इन्होंने कहा एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए पूरे गांव को मंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। परंतु आज किसी युवा को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के घर बैठे युवा को रोजगार मिल रहा है। ये न्याय है, कांग्रेस के समय के अंदर अन्याय था। भाइयों, किस मुंह से इस बात को करते हैं? अरे हमारा नौजवान साथी हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, यह न्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस पत्थरबाजी को भी समाप्त कर दिया। पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते, ये न्याय है। भाई, ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये लोग बोलते हैं किसान की हालत खराब है। भाइयों, उसकी मजबूती के लिए एक भी कोई कदम अगर कांग्रेस ने उठाया हो, भाइयों वो सार्वजनिक करे, वो बताए, देश के किसान को बताए कि हमने उनकी मजबूती में ये काम किया है। मैं 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी के 10 काम जो किसान की मजबूती में उठे हैं आपके बीच में रख सकता हूं। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी जिसकी चर्चा भी की है, कांग्रेस का अगर 10 साल का 2014 से पहले का शासन देखे, मात्र 1100 करोड़ रुपए दिया। नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने हमारे हरियाणा के किसानों को 12,000 करोड़ रुपया अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है तो उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था यह नरेंद्र मोदी ने की है। और भाइयों, मुझे खुशी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल वाटर, ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार बढ़ाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रेपर है, बिल्डर है, रूटावीटर है, ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक लाभ पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है।
चाहे गरीब व्यक्ति को। मैं तो देखता था, एक दिन राहुल गांधी दिल्ली के अंदर बैठ करके उसको कोई पर्ची दे देता है लिख करके, वो बेचारा बोल देता है पढ़ करके, प्रेस के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा देश के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज इस औरंगाबाद गांव के अंदर हूं, ये बड़ी जनसभा है। राहुल गांधी साहब, अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मेरे औरंगाबाद का गरीब व्यक्ति भी जा करके वहाँ इलाज करा सकता है, आपके बेड के साथ करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। भाइयों, हमने समझना है इन 10 वर्षों में भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, चाहे ये 4 लाइनिंग रोड्स की बात हो, मैं जब आता था 2014 से पहले, अरे पलवल के अंदर ही 3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर रेलवे एलिवेटेड, भाइयों ये यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड के साथ ये हमारी सरकार ही कर रही है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है भाइयों, वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है और हमारे नेता का नियत भी साफ है। हमारे नेता की नियत भी सही है और इस देश का नेतृत्व भी आज सही हाथों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ना तो उनकी नियत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। उनके नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कहाँ है। भाई, यह इस प्रकार का जो शासन तंत्र है भाइयों, कांग्रेस ने किया है। मैं आज आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने भाइयों इस देश को एक नई दिशा दी है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, आइए मिल करके यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके कृष्णपाल जी को जो 400 पार का नारा दिया है उसके अंदर शामिल करने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में आज आप सबके बीच में आया हूँ और आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी आप लोग आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक एक बात सुनना ये मेरा दायित्व है और उस समस्या का समाधान करना ये अधिकारियों का दायित्व है। एक भी अधिकारी इधर उधर की बात नहीं करेगा, आपकी बात को सुन करके भाइयों उस काम को करने का काम करेगा। इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। भाइयों, हमने कहा है उनको कि 4 तारीख तक आप सुधार कर दीजिए, नहीं तो बाद में हम सुधार कर देंगे। हमने कहा है कि अगर कहीं आपको कमी लगती है, मनोहर लाल जी ने बहुत ही मजबूती से काम किया है, ऐसी ऐसी योजना बना करके हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको 4 तारीख तक दुरुस्त कर दीजिए, नहीं तो 4 तारीख के बाद आकर के हम दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं। हमने ये भी बात कही है कि भाई जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि जो फोन के ऊपर लोगों को धमकी देते हैं वो अपने में सुधार कर लें, नहीं तो ये सुधार भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं आप आज इस मंच से ये बात कह रहा हूँ और ऐसा सुधार करेंगे। मैं एक बार ये 2000 मेरे ख्याल से 15-16 की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में चला गया। एक कार्यक्रम था, बड़ा जनसभा थी, और वो जनसभा के बाद जब मैं उतर करके चलने लगा
तो वो कुछ बुजुर्ग आए मेरे पास और कहने लगे मेरे को आके, मैं मंत्री था हरियाणा सरकार में, कि एक काम कर दो, कहा वोट आपको देंगे। मैंने कहा क्या काम करना बताता हूँ मैं। वो कहने लगा, कहा यह गुंडागर्दी समाप्त कर दो। मैंने कहा आप कमल के फूल को वोट दो, गुंडागर्दी को समाप्त कर देंगे। और वो कहने लगे, कहा जी बाज का, कहा हरियाणा में बढ़ जाएंगे। कहा मैंने कहा हरियाणा के अंदर हम बैठे हैं, एक भी गुंडे आदमी को हम हरियाणा के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। आज मैं इसी मंच से ये बात कह रहा हूं कि अपना सुधार कर ले। ये लोग शांति चाहते हैं, ये प्यार से रहना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप सब लोगों को दिक्कत आ जाएगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। मैं आज आप लोगों के बीच में कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।